मोदी जी ने एक मन की बात में बोला था कि भारत विश्व गुरु बनना चाहता है। जहाँ लॉस है उसी को ही बेचा जा रहा है ताकि कि सरकार और लॉस उस पर ना करे। अच्छी गवर्नेंस नहीं है, हर जगह करप्शन है गवर्नमेंट में। हमारे 2.5 ट्रिलियन की जीडीपी हो गई है, तो ये नेगेटिव में जा रही है। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के पास और कोई विकल्प नहीं है इस वक्त। 1 मिनट के अंदर हम आत्मनिर्भर बन जाएं, 1 मिनट में हमारी इकोनॉमी भी 5 ट्रिलियन हो जाए। टाइम लगता है चीज़ों को होने में। क्या हम इकोनॉमी के आड़ में अपने नागरिकों को भूल जाएंगे? आने वाले समय में आप देखेंगे कि हर एक दिहाड़ी मजदूर का अपना कुछ न कुछ रोजगार होगा। वित्तीय बजट 2021 के आने के बाद देश में मचे सियासी और मेन स्ट्रीम मीडिया के लेवल के घमासान के बाद हम कुछ ऐसे अर्थशास्त्र पर अपनी जानकारी रखने वाले, स्थिति मजबूत करने वाले लोगों से मिले। इस क्रम में दिनेश गर्ग जी से बात हो चुकी है और अब हम गौरव गुप्ता सर से जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, इस बजट में क्या खासियत दिखी? महंगाई तो हर तरफ से, पहले पन्ने से जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो इस पे इतना, इस पे इतना, इस पे इतना, मेरी समझ से लोहा, स्टील और सोना चांदी, 4 को छोड़ के कहीं का नहीं छोड़ा है इंसान को। हाँ, ड्यूटीज़ बढ़ी है लेकिन महंगाई बढ़ी है। लेकिन इसका दूसरा इम्पैक्ट ये आएगा कि घरेलू मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट जो मोदी गवर्नमेंट लेके आई है वो उस पर जोर देना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हम बाहर से इंपोर्ट करें माल को और इंडिया में कंजम्पशन हो, इसलिए वहाँ पे ड्यूटी बढ़ाई गई है। इससे एक दूसरा इम्पैक्ट मेक इन इंडिया का आएगा। ये एक वैक्सीन मिला है जो धीरे धीरे जाके दवा का सॉल्यूशन करेगा। महंगाई ऐसे नहीं है कि 1 मिनट में कहीं कम हो जाएगी। सर, किसी को ग्रोन अप होना है और उसके ऊपर पहले से ही इतना बोझ पड़ा हो, आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि वो खटाखट इतने पहले इतना था, 10% इस पे हो गया, इस पे कितना हो गया, ये हो गया, तो वो कैसे सर खरीद सकता है? सर, इसमें कैसे वो आत्मनिर्भर बनने के लिए कोशिश कर देगा? इसमें ये देखने की बात है कि जो ड्यूटीज़ बढ़ाई गई है वो कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ाई गई है। कस्टम ड्यूटी के अंदर जब हम इंपोर्ट करेंगे तो लगेगा। बाहर से माल नहीं मंगाना चाहती। मोदी जी ने कल इस मन की बात में बोला था कि भारत विश्व गुरु बनना चाहता है। भारत का कोरोना में भी हर देश ने बहुत ही स्वागत किया है और जगह जगह से हमें अप्रिसिएशन मिला है। तो मोदी जी की इसी ड्रीम के ऊपर ये कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है कि ताकि लोग मेक इन इंडिया का सपना देखें, भारत के अंदर ही हर चीज़ अवेलेबल हो। जैसे आप देखिए मोबाइल के ऊपर बढ़ाई गई, तो मेक इन इंडिया इससे बढ़ेगा। मोबाइल की फैक्ट्रीज अगर विदेशी भी कोई लगाना चाहेगा, वो देखेगा कि अगर मैं इंडिया में इंपोर्ट करते हैं तो 5% ड्यूटी लगती है, वो अपने प्लांट यहाँ पर ही लगाएगा। तो ये सब बेनिफिट हमें इसका मिलेगा। सर, आप कह रहे हैं बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जितनी भी चीज़ें हैं वो देश में ही टैक्सेशन बढ़ गया है। देश में सर जो लगा है कि प्रत्येक प्रोडक्ट से हमको टैक्स देने हैं, भाई प्रोडक्ट पर भी तो टैक्स लगाया गया है, उस सब पे टैक्स बढ़ा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ जगह बढ़ा है। देखो, गवर्नमेंट के पास फंड्स, पूरी कमोडिटी बढ़ा दी गई। कमोडिटी में आपको तो पता होना चाहिए सर, सुई से लेके और क्या कहते हैं, जो दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली जितनी भी छोटी से लेकर के बड़ी चीज़ों तक होती हैं, सब पे। हाँ, ये थोड़ा सा बजट जो है इसमें फंड्स की हमें ज़रूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्च किया गया है। स्वास्थ्य के ऊपर गवर्नमेंट कोविड की वजह से हमें पता लगा कि स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज़रूरी, स्वास्थ्य के ऊपर खर्च किया गया है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो बुद्धिजीवी लोग तो आंकड़ा लगा लिए हैं ना कि कितनी वैक्सीन जाएगी तो इसका कितना पैसा आएगा, कि ऐसा नहीं है अभी? लगा लिया है, लेकिन स्वास्थ्य के आगे भी कोई महामारी आ सकती है। अभी बर्ड फ्लू सुन रहे हैं, कुछ भी आ सकता है। उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। कोविड में एक बार बात हो गई थी कि हमारे पास बेड्स ही नहीं है हॉस्पिटल्स में, तो इन सब चीज़ों से हमें किट वगैरह नहीं थी। किट वगैरह नहीं थे। तो ये सब चीज़ों से पहले ही हमें इंफ्रा क्रिएट करना पड़ेगा। आगे कोई महामारी का हम इंतजार तो नहीं कर सकते कि कोविड के बाद और कोई महामारी आए और उसके बाद हम हॉस्पिटल बनाने चले। तो गवर्नमेंट ने इस तरफ हमें ध्यान दिया है कि 2.38 लाख करोड़, बहुत अच्छा बजट इन्होंने एलोकेट किया। 2.5% की डिमांड भी थी और ये फंड्स जुटाने के लिए थोड़ा बहुत तो इंडिया को कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा थ्रू टैक्सेस। वित्तीय घाटा, जैसा कि मैंने 3.8% कहा, तो दिनेश गर्ग सर ने कहा कि नहीं, 9.54% है। तो इसकी भी भरपाई इसी से करेंगे और इसके लिए संस्थान बिकने शुरू हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? संस्थान बिके हैं, कुछ तो लॉस वाले संस्थान बिके हैं और संस्थान बेचने की जरूरत है। हम इंफ्रा पे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। कंपनी थी बीबीसीएल, क्या थी वो सर? बीपीसीएल तो प्रॉफिट में थी, लेकिन ये इंफ्रा भी तो इन्वेस्ट कर रहा है। आप देखिए, एक जगह से कुछ बिक रहा है, एक जगह से हम सड़कें बना रहे हैं, वो भी तो एसेट है। आज मैंने एक घर बेच के दूसरा घर खरीद लिया, तो इसको तो आप बिकना नहीं कहेंगे कि आज मुझे लग रहा है कि मेरे घर में इस चीज़ की कमी है, मैं सड़कें बना लूँ।
भारत में सड़कें की ज़रूरत है, सड़कें बना लो तो बढ़िया बात है ना। किसी को बेच के बना रहे हैं, हमारे पास फंड नहीं है, टैक्सेस नहीं है, टैक्स का कलेक्शन अच्छा नहीं है, तो कहीं से तो हमें फंड जुटाना पड़ेगा। सर एनपीए दिखा करके इस तरह से सेल किया जाए तो ठीक है। एनपीए तो गवर्नमेंट की मजबूरी है, एनपीए के लिए भी ये फंड अलोकेट होता है। ये एक है कि इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि लोन्स, बड़े लोन्स को थोड़ा सा ये एक इसका ड्रॉबैक कि मान लीजिए कि एनपीए का ऊपर ये फंड जा रहा है हमारा। सर मेरी समझ से तो एनपीए वही है कि जो पूंजी या संपत्ति पड़ी है उस पर क्या कहते हैं कि प्रॉफिट नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे तो कुछ भी दिखा करके एनपीए सेल किया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी है आप देखो कि रिकॉर्ड्स हैं उसके। एनपीए तो यही है सर कि वो संपत्ति या वो पूंजी जो रन नहीं कर पा रही है, जो कमाई नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब किसी को भी सर लॉस में दिखा करके सेल किया जा सकता है इजीली। लॉस में ऐसे दिखाना मुश्किल नहीं है। सीएजी का ऑडिट होता है, गवर्नमेंट ऑडिट्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिट करते हैं, तो ऐसे किसी को भी लॉस में नहीं दिखाया गया। पूरी प्लानिंग के साथ जहां लॉस है उसी को ही बेचा जा रहा है ताकि कि सरकार और लॉस उस पर ना करे। नहीं, मैंने तो पहले क्या कहते हैं ये जिससे प्रॉफिट हो रहा था लाभ वाली कंपनी के बारे में भी बता दिया, तो आपने कहा कि नहीं है ठीक है, जब एवरेज में लेके चल रहे हैं तो ठीक है। नहीं, मैं कह रहा हूँ लाभ वाली कंपनी भी कुछ बेची है, लेकिन उसके इन्वेस्टमेंट भी तो चाहिए। इन्वेस्टमेंट भी तो कर रही है, कहीं ना कहीं इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रही है, डेवलपमेंट पे कर रही है, तो ठीक है। उन कंपनीज़ को बेच के अगर कुछ करके कर रही है तो इसमें कोई बुरा नहीं है कि फंड की ज़रूरत है गवर्नमेंट को। और कोरोना से ना केवल हम गुजरे हैं, गवर्नमेंट भी गुजरी है। आप कह देते हो कि आम आदमी कोरोना से गुजरा है, उसको इमीडिएट रिलीफ की ज़रूरत है, तो क्या गवर्नमेंट के पास भी फंड कहाँ से आएगा? वो भी तो टैक्सेस से कलेक्ट करती हैं और हर कोई लॉस में है। अब लोग कह रहे हैं कि इनकम टैक्स की डिडक्शन बढ़नी चाहिए, इनकम टैक्स में कुछ रियायत नहीं मिली। जब लोग कह रहे हैं कि हमें लॉस है तो किस बात की इनकम टैक्स की स्लैब बढ़ने की बात कर रहे हैं? सर क्या इस तरह के प्राइवेट विनिमय पर आप आर्थिक दृष्टिकोण से या भारत के पूरे समग्र भारत के बेहतरी के दृष्टिकोण से आप यह देखते हैं कि हाँ ये ठीक है? हाँ, मुझे ठीक लगता है। कल को ये कंपनी प्राइवेटाइज होकर प्रॉफिट कमाती है, उस पर भी गवर्नमेंट टैक्स ही कलेक्ट करेगी। तो दोनों दृष्टि से, जहाँ आपको ये तो पता है कि गवर्नमेंट ने खुद ने मान लिया है बेचना, मतलब कि उनको पता है कि हम गवर्नेंस नहीं कर पा रहे, अच्छी गवर्नेंस नहीं है, हर जगह करप्शन है गवर्नमेंट में, पीएसयूज में करप्शन है, इसकी वजह से वहाँ पे प्रॉफिट्स नहीं आ पा रहे हैं। तो उन्होंने मान लिया कि इसको प्राइवेटाइज करते हैं, हम टैक्स भी कलेक्ट करेंगे उनसे वापस जब वो प्रॉफिट में आएगी। समग्र प्राइवेटाइजेशन को लेकर एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ एकजुट हुआ पूरा विपक्ष है, तो क्या यहाँ सरकार सही है, विपक्ष को गलत मान लिया जाए? हाँ, कि सरकार फंड्स की ज़रूरत है। अगर विपक्ष भी सरकार में होता तो वो भी यही डिसीजन लेता। इस समय जिस समय इकनॉमी चल रही है, जो हमारी जीडीपी नेगेटिव में है, आप 10% हमारे 2.5 लाख ट्रिलियन की जीडीपी हो गई है, तो ये नेगेटिव में जा रही है, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के पास और कोई विकल्प नहीं है इस वक्त। आप यह मानते हैं कि आज के दृष्टिकोण को देखते हुए आज के परिप्रेक्ष्य में प्राइवेटाइजेशन होना जरूरी है? हाँ, कि बैंक्स भी अभी आप देखिए कुछ आईडीबीआई प्राइवेटाइज हुआ है तो प्रॉफिट्स में जाएंगे। आपको आने वाले टाइम में दिखेगा कि वो जो लॉस मेकिंग चीज़ें थी, सरकार की सरदर्दी थी, वो आपको प्रॉफिट्स में दिखेंगी। सारे संस्थानों का पूंजीपतियों के आधिपत्य में होना जरूरी है। पूंजीपति के आधिपत्य में कुछ नहीं जा रहा है, खाली जो सरकार के सर के ऊपर बाहर है। मोटा मोटा जो हम देखें, एक ट्रेन तेजस आई, पहले जो हम लोग 150-200 रुपये के टिकट से प्राइवेट से, कोई भी हो, प्राइवेट डिब्बे में बैठ करके, जनरल डिब्बे में बैठ करके वहाँ पहुँच जाते थे घर। 200-250 मुश्किल से लगता है। तेजस ट्रेन में कहीं ऐसी कोई जगह नहीं है जिसमें चेयर क्लास ना हो, एसी ना हो, और उसका सर टिकट आपको पता ही होगा सर। तो इसकी मार आम गरीब इंसान देख रहा है, झेल रहा है, वो कहाँ से लाएगा सर? ये तो है सर कि कुछ प्राइसेस बढ़े हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ भी बढ़ी है, आपको ये भी मानना होगा। इसकी व्यवस्था के लिए कोई पहले से ही व्यवस्था तैयार कर ली गई है सरकार के द्वारा कि हाँ इसके बदले जो लोग परेशान हैं उनकी सुविधा के लिए क्या किए जाएंगे? भाई आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, कुछ ब्रॉड करने जा रहे हैं, तो उसमें जो महंगाई भी बढ़ेगी, उसमें आम व्यक्ति के ऊपर जो सहूलियत में नहीं फिट बैठ रहा है, उसके लिए अभी तो रोड मैप कोई तैयार नहीं है सर। कि तैयार हो गए हैं कि बस अब इसी पे चल देना जरूरी है? नहीं, अभी इमीडिएट कुछ भी नहीं हो सकता। अभी गवर्नमेंट ने बजट एलोकेट किया है, रेल के लिए भी किया है। अब धीरे धीरे जब इनका एलोकेशन होगा, क्या क्या स्कीम्स आती हैं हमें पता लगेगी। हम एक साथ ही नहीं सोच सकते कि 1 मिनट के अंदर हम आत्मनिर्भर बन जाएं, 1 मिनट में हमारी इकनॉमी भी 5 ट्रिलियन हो जाए, 1 मिनट में ही सब कुछ हो जाए। टाइम लगता है चीज़ों को होने में, तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा।
क्या हम इकोनॉमी के आड़ में अपने नागरिकों को भूल जाएंगे और बाबत सारी जानकारी पता हो कि कितने गरीब यहाँ रहते हैं, कितने मजदूर लोग रोज़ 120, 125, 130 किलोमीटर ट्रेन से यात्रा करके वहाँ दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, फिर वो शाम 11, साढ़े 11, 12 बजे तक घर आते हैं। उनके लिए ठीक होगा? मोदी जी तो ये चाह रहे हैं कि कोई मजदूर दिहाड़ी करे ही ना, मेक इन इंडिया लेके आएंगे, यहाँ पे हर व्यक्ति को अपना रोज़गार मिलेगा, स्वावलंबी बनेंगे। तो मोदी जी इस विजन पे काम कर रहे हैं और ये टाइम लेगा, एक सेकंड में सबको रोज़गार नहीं दे सकते। हाँ, थोड़ा सा लोगों को दिक्कतें होंगी, लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि हर एक दिहाड़ी मजदूर का अपना कुछ ना कुछ रोज़गार होगा। सर, क्या स्वावलंबन के सुअवसर में सारी चीज़ें फटाफट प्राइवेटाइज कर दी जाएं वो ठीक है, और ना कि पहले उसके कोई रोड मैप तैयार कर लिया जाए? भाई स्वावलंबी बनाने के लिए ठीक है, दे दिया, अच्छा है, हर कोई स्वावलंबी बन जाए, लेकिन वो उस स्थिति में तो आए कि वो पहले वहाँ तक जा सके। कोई आदमी नौकरी छोड़ के थोड़ी सा स्वावलंबी बन जाएगा फटाक से कि आपने कहा हो गया। उसको तो अभी जाने के लिए वही नौकरी करनी है ना, जिसको डेली आए दिन जहाँ से आना जाना है वो तो वहीं से आया जाएगा ना। वो इस तरह की स्थिति को, नौकरी को दूसरी वैकल्पिक, ये स्वरोजगार को दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में देखेगा। वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा इसमें, ना कि उसको प्राथमिकता दे देगा, इनिशिएट नहीं करेगा। सर, वो स्वावलंबी को जो आप बोल रहे थे, ये स्वावलंबन को आदमी क्या कहते हैं, इनिशिएटिव नहीं रखेगा, वो ऑब्जेक्टिव रखेगा ना, वैकल्पिक व्यवस्था रखेगा। हाँ, ये कर रहे हैं, ठीक है, ये भी हो जाए तो ठीक है। तो क्या उस वैकल्पिक व्यवस्था पर जाने के लिए या उसकी जो आप, हाँ, जो उस वैकल्पिक व्यवस्था पर जाने के लिए कोई रोड मैप, कोई तैयारी, कोई सुविधा है सरकार के पास कि बस फटाफट पहले यही कर दिया जाए तो ठीक है? स्वावलंबी के लिए हमें फंड्स की ज़रूरत है, एलोकेशन भी हुआ है बजट के अंदर स्वावलंबी के लिए, मेक इन इंडिया के लिए। तो यही है कि स्वावलंबी ज़रूरी है और एक बार करना पड़ेगा। थोड़ा सा इस देश से भी को भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि हम कोविड से भी गुजरे हैं। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सरकार के लिए भी ये कोई आसान समय नहीं है, तो उसको देखते हुए ये बजट तैयार किया गया है। हर एक चीज़ों की लिमिटेशन होती है, सरकार के लिए भी कोविड की वजह से काफ़ी लिमिटेशन थी। अगर सब कुछ सही चल रहा होता तो आप इससे अच्छा बजट देख सकते थे और बहुत कुछ देख सकते थे, लेकिन कोविड है, इसके वजह से जो जीडीपी डाउन है, सरकार के पास भी फंड्स एलोकेशन जितना था, जितना वो सीमित संसाधनों से सीमित अपने फंड्स को एलोकेट कर सकते थे, उस हिसाब से उन्होंने किया है। तो आपके हिसाब से बहुत नुकसान नहीं है जिस स्थिति में सरकार जा रही है? सरकार की गति और दिशा दोनों ठीक है? हाँ, अभी धीरे धीरे अभी और भी आपको मिनी बजट मेरे हिसाब से देखने को मिलेंगे। ये कंप्लीट बजट तो नहीं था कहीं ना कहीं, इसमें आपको आगे भी कुछ मिनी बजट देखने को मिल सकते हैं। कुछ इन्होंने पहले भी 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस कर चुकी है गवर्नमेंट। 20 लाख करोड़ काफ़ी अच्छा पैकेज होता है, वो दे चुकी है, इसलिए वो अगर इसके साथ अनाउंस करती है तो आपको लगता है कि बहुत कुछ हो गया बजट में। ये गवर्नमेंट ने धीरे धीरे करके दे रही है, तो लोगों को लग रहा है कि कुछ हुआ नहीं। आप तो सर खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप खुद अपने लाभ के निजी सुविधा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपके लिए क्या बेहतरी हुई इस बजट से? निजी सुविधा में कोई भी हमारी बेहतरी नहीं हुई है। हमारे आम गरीब इंसान के लिए क्या बेहतरी हुई? सर, बेहतरी के ऊपर जाओ ही मत ना, कि कोविड-19 का इम्पैक्ट आप देखोगे कि गवर्नमेंट के ऊपर भी है। मतलब आप भी इस नतीजे पर पहुँचे कि कहीं ना कहीं स्थिति ठीक नहीं है? हाँ, ठीक नहीं है स्थिति। हमारे अभी भी गवर्नमेंट के पास फंड्स की कमी है। जो दिख रहा है जीएसटी का कलेक्शन के ऊपर आप आओगे, अभी काफ़ी अच्छा हुआ है। लास्ट जनवरी में 1,20,000 करोड़ का हुआ है, लेकिन इसमें टैक्स एवेजन भी बहुत है। बड़े लोगों ने लूप होल ढूंढ लिए हैं जीएसटी लॉ के अंदर। अभी आप देखो कि नेशन वाइज ड्राइव चल रही है, काफ़ी जीएसटी फ्रॉड हो रहे हैं। तो ये सब गवर्नमेंट इससे उभरेगी और कुछ बजट अच्छा लेके आएगी। जीएसटी डिजिटल हो गया है, सब कुछ एक क्लिक पे होता है, उस सबका इंटरनल बायोडाटा होता है, तो कैसे इसमें फ्रॉड हो जा रहा है सर? डिजिटल होने की वजह से ही इसमें फ्रॉड हो पा रहा है, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन का कुछ पता नहीं लगता, ऑनलाइन ही सारा का सारा काम हो जाता है। आपने एक आदमी ने अगर ट्रांजैक्शन एंटर कर दी तो वो दूसरे कैसे मिलाते हैं सर? फिर जब दिखा दिए तो उसके बाद टैक्स पे नहीं करते गवर्नमेंट को, खाली वो टैक्स चुराते हैं। इसमें 2 रिटर्न्स होती हैं, इसमें एक में इनपुट जाता है, वो इनपुट दे देते हैं, उसका टैक्स पे नहीं किया जाता, या फेक इनपुट क्लेम किया जाता है, जो कि जैसे कि इसमें एक उद्योगपति के लिए एक सीए से बड़ी संजीवनी और कौन हो सकता है फिर? हाँ, इसको भी जैसे ऑडिट का काफ़ी इंडिपेंडेंसी नहीं है ऑडिटर के पास। सीए कर सकता है इस काम को कि फ्रॉड को रोक सके और अच्छे से सब कुछ कर सके, लेकिन
ये तो अक्सर पूंजीपतियों के होते हैं, उनको बाकायदा ये देखे होते दिखाने पड़ते हैं कि इतना हमने बचाया, उसी बेस पे उनको पैसा मिलता है। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट भी होता है इसका कि इतना बचाएंगे तो इतना करेंगे, इतना बचाएंगे तो इतना होगा। नहीं सर, हर सीए ऐसी प्रैक्टिस में नहीं इन्वॉल्व होता, कुछ सीए इस ऐसी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होते होंगे, हमें आइडिया नहीं है, लेकिन कर की व्यवस्था के लिए ही चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है कि कर को सुव्यवस्थित टैक्स कैसे प्लानिंग करें। करने के लिए होता है सर, टैक्स एवेजन के लिए सीए नहीं होता। अगर कोई इसी इंटेंशन से हायर करता है सीए को तो वो तो गलत सीए है। टैक्स नहीं बचाता, आप मानते हैं कि सीए टैक्स नहीं बचाता? सीए टैक्स प्लानिंग से बचाता है, अच्छे तरीके से टैक्स प्लानिंग करके अपना टैक्स बचाता है, लोगों को टैक्स बचवाता है। तो एक बात तो आपके कहने से भी साफ है कि जो लोग बड़े लोग हैं, जिनके पास अथाह पैसा है, वो सीए रख के अपने पैसे बचा सकते हैं, लेकिन जिसके पास सीमित पैसा है, जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो अपने टैक्स नहीं बचा सकता, क्योंकि उसकी सारी पोल पट्टी जो है वो सरकार के ही दरवाजे से निकलती है। यस सर, ये तो है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सारा डेटा सरकार के पास है। उनकी आईटीआर भी देखोगे आजकल प्री फिल्ड आ जाती है, सारी की सारी आईटीआर 1 के अंदर सारा डेटा प्री फिल्ड है। उन्होंने क्या इंटरेस्ट कमाया, क्या पेंशन है उनकी, और सारा टैक्स कैलकुलेट होके वहाँ टैक्स की अमाउंट बन के आ जाती है। तो उसमें तो वो कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ, बिजनेसमैन के लिए ये होता है कि उसको एक्सपेंसेस क्लेम करने होते हैं, तो वो वहाँ पे स्कोप बचता है कि टैक्स एविजन का। और लेकिन उसके लिए ऑडिट का सिस्टम है, लेकिन वो भी इतना नहीं है, क्योंकि जो ऑडिट करवाता है ये है वही ऑडिटर अपॉइंट करता है। तो ये चीज़ है कि इंडिपेंडेंसी लानी चाहिए वहाँ पे, गवर्नमेंट को कुछ ऐसा पैनल क्रिएट करना चाहिए कि जहाँ से खुद ऑडिट को अलॉट करे, तो एक अच्छा हमें देखने को मिल सकता है। फिर आप सीए के लिए ये व्यू छोड़ दोगे कि सीए टैक्स बचवाता है या सीए टैक्स की चोरी करवाता है। सीए ही ऑडिट करने जाता है सर अपनी टीम लेकर के। हाँ जाता है, लेकिन सर वो अपॉइंट भी वो पता चला कि एक सीए वहाँ कंपनी में बैठा है, एक सीए सरकार का पक्षधर है। सीए कंपनी में हुई ना, सीए का सीधा ही अपॉइंटमेंट सरकार कर दे कि इस कंपनी का ऑडिट ये सीए करेगा, तो फिर सीए का कोई भी टैक्स नहीं कोई भी इस तरीके का टैक्स इविजन आता है तो तुरंत का तुरंत रिपोर्ट होगा। अब अगर कोई सीए टैक्स इविजन पकड़ भी देता है तो ऑडिटर कहता है कि ऑडिटर कहता है कि हम और किसी से ऑडिट करवा देंगे। तो ये इंडिपेंडेंसी कहीं ना कहीं नहीं है। इसके लिए अब डिस्कस भी हुआ था, इसके बारे में अब चल रहा है कि कैसे इस तरीके को एक पैनल क्रिएट किया जाए। और अभी जीएसटी ऑडिट से भी निकाल दिया, गवर्नमेंट को भी ये बात पता है, गवर्नमेंट ने भी जीएसटी ऑडिट स्क्रैप कर दिया इस बजट के अंदर। कोई ठोस उपाय नहीं है कि कर चोरी बचाई जाएगी। जीएसटी नहीं, कुछ भी लगा दे। जीएसटी से सर हम ये मानते हैं कि हाँ ठीक है, जो एक एक पैसे का हिसाब नहीं हो पाता, जो खुदरा चीज़ें थी उनको आपने कर के दायरे में लाके एक एक पैसे का आना पाई कर लिया। लेकिन जहाँ से ठोस पैसा जाता है, जहाँ से थाकी जाती है, एक शब्दों में कहे गट्ठर भर पैसा जाता है, वहाँ तो बचाने के लिए तो बिल्कुल दरबान खड़ा है। ये तो सर आपके बात सही है कि कहीं ना आप मुझे ठीक कर दीजिए। नहीं, कहीं ना कहीं लूप होल्स है हमारे लोगों के अंदर, कानून के अंदर, जिनका लोग फ़ायदा उठाते हैं। अभी तक हम टैक्स चोरी के बारे में जान पाए या कुछ बात समझ पाए कि हाँ ऐसे हो सकता है। अब सर आप टैक्स चोरी रोकने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? आपके हिसाब से बेहतर विकल्प क्या है भाई कि टैक्स चोरी ना हो? टैक्स चोरी के लिए मैं बेहतर सुझाव ये देना चाहूँगा कि जो सीए अपॉइंट होता है कंपनी में, वो सबसे पहले वो कंपनी ही अपॉइंट करती है। जैसे कि आपको अपने खातों की ऑडिट करवानी है, आप एक सीए के पास आएंगे, उसको अपॉइंट करेंगे। क्यों? आप गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करके दे, कोई ऐसा पैनल से उसका अपॉइंटमेंट हो, तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट चेकिंग हो पाएगी खातों की। सेकंड नंबर कि जो हमारे ऐसे इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं, वहाँ भी सीएच का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा सकते हैं आप लोग कि असेसमेंट के लिए एक इनकम टैक्स ऑफिसर के पास 200 फाइलें होती हैं और उनको 2-3 महीने में कंप्लीट करना होता है। इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो उनको चेक कर पाए। तो इस तरीके की व्यवस्था बनाई जाए कि अपने आप ही कुछ सीएस की मदद ली जाए, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिया जाए कि तुरंत आ जाए। और एक अभी जैसे इस बजट में हमें देखने को मिला है कि 6 साल का टाइम होता था, 3 साल पे कर दिया। ये एक अच्छा है कि 3 साल के अंदर अंदर जो भी है कर लिया जाएगा। 6 साल के बाद तो एसएससी को परेशान करने वाली ही बात होती थी। मैं जहाँ तक अपने दृष्टिकोण से देखूं तो 2 रुपये के 7 बिस्किट वाला वो पार्ले जी बिस्किट जो खरीदता है वो तो 2 रुपये पे जीएसटी दे देता है, लेकिन जो करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट करता है वो एक लिखित चिट पे कर देता है, वो अपनी नोटबुक से वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, उसमें कोई जीएसटी नहीं होती। इसके लिए क्या किया जा सकता है, क्या उपाय होगा सर? इसके लिए सर ऑडिट ही उस कैश ट्रांजैक्शन को कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा जो भी आप बात कर रहे हो चिट वाला, ये एक सारा कैश ट्रांजैक्शन में होता है। तो कैश ट्रांजैक्शन को एकदम या टैक्स भी लगा सकती है कि बैंकिंग दूसरे अकाउंट से ले लिया,
बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन उसके अकाउंट में आ गया। तो आजकल गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा कर दिया है, आपकी ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन 26 AS एक स्टेटमेंट होती है, वहाँ पे रिपोर्ट हो जाता है अगर आपका बहुत ज़्यादा कैश ट्रांजेक्शन है या फिर बहुत ज़्यादा अकाउंट में क्रेडिट है तो ये सब होना शुरू हो गया है। और GST वाले भी नहीं छोड़ते अगर आपके करंट अकाउंट में क्रेडिट है तो यहाँ पे पकड़ बना रही है गवर्नमेंट धीरे धीरे करके, काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजी से डिजिटलाइजेशन से काम चल रहा है, तो सब कुछ पता लगना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। अच्छा, इस कानून में या CA वगैरह के लिए है कोई बेहतरी, जैसा कि कानून आया आप लोगों के लिए कहीं बजट में? जी इस बजट में CA के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना तो कुछ स्लैब बढ़ी है और GST ऑडिट हमारा ले लिया गया है। GST ऑडिट होता था, एक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फाइल की जाती थी, वो भी ख़त्म कर दिया गया है। एक 75 ईयर्स से ज़्यादा लोगों के लिए एक ठीक है कि उनकी रिटर्न्स अपने आप फाइल हो जाएगी, उसमें भी वो सैलरीड क्लास के लिए है वो चीज़ें। तो ये ही बजट के अंदर है, बाकी ऐसा कुछ बजट के अंदर कोई प्रोविजन चेंज नहीं हुआ। एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का था कि स्मॉल स्केल कंपनीज जो छोटी कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनीज़ की, स्मॉल कंपनीज़ की डेफिनेशन उनको बढ़ा दिया गया है। वहाँ पे कैपिटल की डेफिनेशन 50 लाख थी, 2 करोड़ कर दी गई है, टर्नओवर भी 20 करोड़ तक कर दिया गया है। तो उसका बेनिफिट मिलेगा कि कंप्लाइंस बर्डन जो छोटी कंपनियाँ हैं उन पर कंप्लाइंस बर्डन कम हो जाएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा डिसीजन लिया गया इस बजट के अंदर। सर, हमने अपनी तरफ से तो बहुत सारी जानकारियाँ जानने की कोशिश की और मिली भी। अगर आपकी तरफ से कुछ ऐसा लग रहा हो कि ये छूटा है तो आप बता दें सर। गवर्नमेंट ने इस बजट में कई चीज़ें मिस भी की हैं, कई चीज़ें इंक्लूड भी की हैं। जैसे कि हर चीज़ के हमें इम्पैक्ट को समझना होगा। जैसे कि आप स्क्रैपिंग पॉलिसी है, इसका इम्पैक्ट खाली ये नहीं है कि गाड़ियाँ निकल जाएगी सड़कों से पुरानी और पोल्यूशन कम होगा, इसका इम्पैक्ट है डिमांड भी बढ़ेगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बड़ा अच्छा कदम था ये, इससे डिमांड बढ़ेगी तो वैसे ही हमारा मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट बढ़ेगा, लोग ज़्यादा इंडस्ट्रीज ऑटोमोबाइल में है हमारी, तो डिमांड बढ़ाने के पीछे भी इसका ऑब्जेक्टिव होता है। सेकंड नंबर चीज़ हमने बात की, कमी क्या रह गई, ये तो बेहतरी आपने बताई, कमी पे आप बताएं सर। कमी के अंदर सर एक मैं बताता हूँ, कंपनीज़ के ऊपर टैक्स, आपको जान के आश्चर्य होगा कि कंपनीज़ के ऊपर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ के ऊपर टैक्स कम लगता है और एक पार्टनरशिप फर्म जो छोटी होती है उस पर टैक्स ज़्यादा लगता है। तो ये काफ़ी टाइम से डिमांड हो रही है, आज तक किसी ने बजट में कभी भी नहीं सुनी गई। एक प्रोफेशनल्स के ऊपर 50% सीधी रिसिप्ट का टैक्स लगता है, काफ़ी टाइम से डिमांड हो रही है। 50% बहुत बड़ी अमाउंट होती है, यानी आप 100 रुपये कमाते हो, 50 रुपये पे आपको टैक्स देना है। तो ये 50% के 30% के लिए ICAI भी CA इंस्टीट्यूट है हमारा, बार बार रिप्रेजेंटेशन के लिए लिखता है। फर्म के ऊपर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से ज़्यादा टैक्स लग रहा है, इसके ऊपर भी CA इंस्टीट्यूट बार बार रिप्रेजेंटेशन में लिखता है, तो इसकी कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, 80C भी बढ़ा सकते थे थोड़ी। एक देखिए सर, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर था, कोरोना की वजह से आया था, अभी भी चल रहा है। हाँ चल रहा है। नहीं, इसमें एज ए पर्क कुछ अमाउंट एम्प्लॉयज़ के लिए एग्जेम्प्ट कर सकते थे, क्योंकि खर्चा हो रहा है कि कंपनीज़ को वहाँ पे कुछ सिस्टम भेजने पड़ रहे हैं, कुछ वहाँ पे घर पे ही कुछ सेटअप बनाना पड़ रहा है, उसके लिए खर्चा हो रहा है, तो उसको एज ए पर्क एग्जेम्प्ट कर सकते थे। लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि बड़ी जल्दीबाजी में थोड़ा सा बजट बनाया गया है, कि ज़्यादा सोच समझ के नहीं कि चलो कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे, क्योंकि अब तो हमें दिखा देंगे सर, हरास दिखा देंगे उसको। एम्प्लॉयज़ के लिए एग्जाम्प्ट करना चाहिए एज ए पर्क्स, वो एम्प्लॉयज़ की ही एसेट मान के कि एम्प्लॉय खरीदेगा, अपने कंपनी रिम्बर्स करेगी उसको, वो लैपटॉप एम्प्लॉयज़ का ही है और उसको एज ए पर्क टैक्सेबल एग्जाम्प्ट कर दो। तो ये एक अच्छी एक होती, या कुछ भी अमाउंट एक वर्क फ्रॉम होम के नाम का उनको एग्जाम्प्ट कर देना चाहिए था एज ए पर्क। आप बाकी बाहर के बजट पढ़ोगे ना, USA के, यहाँ पे किया गया है ये सब चीज़ें, तो वहाँ से भी ये चीज़ें निकल के आई हैं। और सेकंड नंबर चीज़ एम्प्लॉयज़ का हमने बता ही दिया कि ये है, और 30% प्रोफेशनल के ऊपर टैक्स ज़्यादा है, ये एक मुझे कमी लग रही है इस बजट के अंदर। तो सर, आपने हमें बहुत सारी जानकारी दी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, नई चीज़ें बताई, हमारे दर्शकों को भी बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये गौरव गुप्ता जी हैं, जो CA हैं। ये अपनी बात रखते हैं, जहाँ भी वित्तीय संबंधित बातें आती हैं या चर्चाएं होती हैं, वहाँ ये अपनी राय खुल कर रखते हैं और सही भी रखते हैं, लोग इनको पसंद भी करते हैं। फिलहाल वित्तीय बजट को लेकर गौरव जी से इतना ही, धन्यवाद।